पर हमला, जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब दिखाते हैं हम हमारी खास पेशकश। सेक्स, ड्रग्स और बॉलीवुड। कहते हैं कि बॉलीवुड में पैसा बोलता है, लेकिन सेक्स ड्रग्स के कॉकटेल की कहानियां सबसे ज्यादा सुनाई जाती हैं। बॉलीवुड छोटे एक्टर्स से लेकर बड़े एक्टर्स तक का नाम ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस कड़ी में रिया चक्रवर्ती का नाम भी अब शामिल हो गया है। दिल के खेल में ड्रग्स की डील का मामला सामने आया है। जब से सीबीआई ने सुशांत की मौत केस को अपने हाथ में लिया है, रोजाना कोई ना कोई खुलासा होता है। अब रिया के ड्रग्स वाले लव का खुलासा हुआ है। क्या रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी? कारोबारी नींद भी नहीं आती है। इसको लगातार लेने से ध्यान देने में काबिलियत, याददाश्त कमजोर होती है। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन की वजह धोखे से एमडीएमए ड्रग दिया जाना भी हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में सुशांत के पूर्व स्पॉट बॉय ने इस तरफ इशारा किया था कि वो रात भर सोते नहीं थे, लगातार जागते रहते थे, जो कि एमडीएमए ड्रग का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब यही था सर कि 24 घंटे हम लोग अपना शूट पे जाते थे सुबह 6 बजे। उसके बाद रात को आते थे 12, 10, 11, 12 बजे तक आते थे आराम से। पैकअप होते लेट हो जाता था। उसके बाद घर पे आने के बाद सर टेबल टेनिस खेलते थे घर पे। छिछोरे मूवी में आपने देखा होगा। हाँ। कि चेस है, टेनिस है, सब कुछ है गेम। तो टेबल टेनिस घर पे ही खरीद के रखे थे सर। वहीं पे टेबल टेनिस 2-3 घंटे खेलते थे। उसके बाद रात को टेलीस्कोप लगा के चांद देखना, ये मून वगैरह ये देखना, लिखना। तो मैं भी जगह रहता था सर के पास, बैठा रहता था, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ। सर सो जाते थे। उसके बाद मैं भी 1-2 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था। मैं नींद तो पूरा नहीं होती थी, इसी वजह से मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा नींद पूरा। कोई भी बंदा सर 24 घंटा जगेगा तो फिर कम से कम 4-5 घंटा तो नींद चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो बस नींद के लिए मुझे एडजस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं छोड़ दिया। आप थोड़ा बहुत डांटी थी, ठीक हो गए तुम। मैं बोला रात भर मैं पैकिंग कर रहा था सर जब चंडीगढ़ गए थे तो रात भर मैं पैकिंग कर रहा था। तो रात भर पैकिंग करके कोई बंदा अगर 24 घंटा जगह है तो 2-3 घंटा सोएगा ना सर। हाँ ऑब्वियस है। ऐसा था। हाँ, तो नींद पूरा हुआ तो ही तो नेक्स्ट डे मैं शूट पे जा पाऊंगा, सर के साथ अच्छे से काम कर पाऊंगा। सुशांत पे एमडीएमए के साइड इफेक्ट के कई लक्षण बताए जाते हैं। सुशांत के कई स्टाफ इस बात का दावा कर चुके हैं कि रिया कुछ तो ऐसा कर रही थी जिससे गड़बड़ का अंदेशा होता है। अब ड्रग डीलर्स से रिया के तार जुड़ने और एमडीएमए का जिक्र आने के बाद यह भी शक गहराने लगा है कि रिया सुशांत को धोखे से ड्रग्स दे रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स की एंट्री के बाद एक बार फिर बॉलीवुड और ड्रग्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ड्रग्स, हुस्न और बॉलीवुड का ये कॉकटेल पुराना है, जिसके जद में बड़े बड़े सितारे आए हैं। संजय दत्त, रणबीर कपूर, सिंगर हनी सिंह, अभिनेता विजय राज। संजय दत्त की जिंदगी तो ड्रग्स की लत से बर्बाद हो गई थी। अगर सुनील दत्त जैसा पिता ना होता तो शायद संजय दत्त आज किसी और ही मोड़ पर होते। ड्रग्स से बॉलीवुड का दोस्ताना, हर फिक्र धुएं में। But this story? बॉलीवुड और ड्रग्स की कहानी में रिया अकेली नहीं है। जब जब माया नगरी में ड्रग्स का जिक्र होता है तो संजय दत्त का नाम सबसे पहले आता है और लोग संजू की बर्बादी की कहानी भी सुनाते हैं। पिछली 12 फिल्में फ्लॉप है, इन शॉर्ट फिनिश्ड। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। दादा पोर्ट से पानी आ रहा है, दादा प्लीज हेल्प। टाइगर है तू, टाइगर। रोल क्या नहीं है, रोल।
कहते हैं कि संजय दत्त ड्रग्स की लत में इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं था। 1981 में उनकी मां नरगिस की मौत के बाद संजय की ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ गई थी। एक तरफ संजय दत्त के करियर ऊंचाई पर जा रहा था, तो दूसरी ओर संजय ड्रग्स के आगोश में समाते जा रहे थे और इसी वजह से ड्रग्स रखने के आरोप में 1982 में 5 महीनों की जेल हुई थी। संजय दत्त की जिंदगी तबाह हो गई थी। उस वक्त कोई ये नहीं कह सकता था कि संजय फिर से फिल्मों में आ पाएंगे। तमाम अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन तब पिता सुनील दत्त ने संजू बाबा को मुश्किल दौर से उभारा। इसे छुटकारा पाने के लिए सुनील दत्त ने यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया था। अमेरिका से इलाज कराने के करीब 3 महीने बाद 1985 में संजय दत्त फिल्म जान की बाजी से बॉलीवुड में वापसी करते हैं और फिर पर्दे पर छा जाते हैं। संजय दत्त करीब 9 साल तक ड्रग एडिक्शन की वजह से परेशान रहे। एक तरह से खुद को बर्बाद कर लिया था, लेकिन जिंदगी ने दूसरा मौका दिया। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है। आज देख लिया। तो ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त। लेकिन ड्रग्स सोने को कचरा बना देता है। संजय दत्त की फिल्मों में हीरोइन रही पूजा भट्ट भी ड्रग्स से बच नहीं पाई थी। पूजा भट्ट एक समय शराब की दीवानी हुआ करती थी। पिता महेश भट्ट ने वक्त पर उन्हें संभाल लिया। पूजा भट्ट ने खुद ही दुनिया को बताया कि 16 साल की उम्र से ही पूजा भट्ट ने शराब पीना शुरू कर दिया था। 30 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट पी और फिर ड्रग्स लेना आदत बन गई। पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शराब पीने से उन्हें राहत मिलती है। शाम को रंगीन करती थी। बिजनेस लंच और बोर्डरूम में नशीली चीजों का इस्तेमाल अच्छा लगता था। भीड़ भाड़ वाले शहर में रहने और हाई स्ट्रेस जॉब में रहने की वजह से शराब पीना एक जश्न मनाने जैसा हो गया और शराब ही जीवन में हार को बचाने का साधन बन गई। जीना तो पड़ेगा ना यार। जिसने मेरी जिंदगी दी। फिल्म हिट होती है तो शैंपेन में नहाते हैं और अगर फ्लॉप होती है तो सिंगल मॉल्ट ही आपके दर्द को कम कर पाती है। पूजा ने स्वीकार किया कि इससे पहले कि ये मुझे कब्र तक ले जाती, मैंने छोड़ दिया। शराब की आदत के चलते मैंने खुद को खो दिया था। इसी कड़ी में अभिनेता रणबीर कपूर का भी नाम आता है। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कबूला था कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। शुरू में तो मौज मस्ती लगती थी, लेकिन जल्द ही रणबीर कपूर ड्रग्स के आदी हो गए। हालांकि रणबीर कपूर ने इस बुरी लत से छुटकारा भी पा लिया। अब भले ही रणबीर कपूर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वो अभी भी चेन स्मोकर हैं। 90 के दशक की मॉडल गीतांजलि को ड्रग्स ने ही बर्बाद कर दिया। कभी रैंप पर सुष्मिता सेन जैसी मशहूर मॉडल्स के साथ कैटवॉक करती नजर आती थी, लेकिन गीतांजलि ड्रग्स की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे पाने के लिए एक मेड के रूप में भी काम किया। जिंदगी के आखिरी दिनों में गीतांजलि दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगती नजर आई थी। बॉलीवुड के जबरदस्त कलाकार अभिनेता विजयराज के बारे में कहा जाता है कि वो बिना ड्रग्स के नहीं रह सकते और ड्रग्स के मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में एक्टर विजयराज को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। सिंगर हनी सिंह और ड्रग्स का पुराना नाता रहा है। भले ही अपने एल्बम में एक शानदार गायक के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रग्स ने हनी सिंह को भी अपने चुंगल में ले लिया था। शराब और ड्रग्स की इतनी लत पड़ गई थी कि 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहकर इलाज करवाना पड़ा। हनी बहुत मुश्किल से इस लत से छुटकारा पाए हैं और इसका असर उनके अच्छे खासे करियर पर भी पड़ा। ड्रग्स के शिकार अभिनेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें इस वक्त रिया का नाम सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के सितारों में सिर्फ ड्रग्स देने वाले ही नहीं हैं, इस धंधे से भी चमकते चेहरों का नाम जुड़ा हुआ है। जब भी ड्रग्स के अवैध कारोबार का जिक्र होता है, एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का नाम और चेहरा सामने आ जाते हैं। 2000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में ममता आरोपी भी हैं। हुस्न, ड्रग्स और बॉलीवुड, लव, सेक्स और क्राइम का कॉकटेल। ये पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी है। रिया और ड्रग्स की कहानी भी नई नहीं है। बॉलीवुड के सितारे अक्सर ड्रग्स को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस कड़ी में ममता कुलकर्णी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा।
ममता कुलकर्णी वो हीरोइन है जो कभी सलमान के साथ पर्दे पर धूम मचाती थी तो कभी आमिर खान की हीरोइन बनकर लोगों के दिलों पर राज करती थी। 90 के दशक में सिनेमा के पर्दे पर ममता ने धूम मचा दी थी। अपनी खूबसूरती और अदाओं से ममता ने करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड की इस हीरोइन का नाम ड्रग्स से जुड़ने लगा और 2018 आते आते 2000 करोड़ ड्रग्स के रैकेट में ममता मोस्ट वांटेड बन गई और कोर्ट को ममता और उसके कथित पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि ड्रग्स के काले कारोबार में आखिर ममता कुलकर्णी का नाम कैसे आया। साल 2016 में महाराष्ट्र पुलिस ने सोलापुर की एक फैक्ट्री में छापा मारकर 2000 करोड़ के ड्रग्स का भंडाफोड़ किया और हजारों करोड़ के ड्रग्स के मामले में ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया गया। आरोप लगा कि ममता कुलकर्णी के कथित पति विक्की गोस्वामी ने ममता के जरिए दुनिया भर में ड्रग्स का कारोबार फैलाया और अपना दबदबा बनाने के लिए ममता को इस धंधे में शामिल किया। उस वक्त मुंबई की पुलिस ने खुलासा किया था कि केन्या में हुई एक मीटिंग में सोलापुर की एवॉन कंपनी के अधिकारी और ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी के बीच हर महीने 10 टन ड्रग्स सप्लाई करने का करार हुआ था और उस मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी मौजूद थी। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी करीब 2 दशक से विक्की गोस्वामी के साथ है। तो क्या विक्की गोस्वामी के ड्रग्स के कारोबार में ममता कुलकर्णी शामिल है? आखिर वो भारत क्यों नहीं आती है? पुलिस का दावा है कि विक्की गोस्वामी नशे का कारोबार सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखकर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों तक फैलाना चाहता था और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ममता कुलकर्णी साई की तरह साथ थी। लेकिन बीच में खबर आई कि वो फिल्म स्टार से एक योगिनी बन गई है और पीताम्बर में रहती है और हमेशा मेकअप में रहने वाली ममता कुलकर्णी बिना मेकअप के नजर आने लगी थी। अपने आप से साफ सुथरा बताने के लिए ममता ने बहुत पैंतरेबाजी की, लेकिन ड्रग्स के कारोबार से एक बार नाम जुड़ने के बाद अब तक नहीं हटा। दुबई में विक्की को आजीवन कारावास यानी 25 साल की सजा दी गई थी, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए अपील की थी और इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी सजा को कम कर दिया गया था। उस वक्त खबर आई कि दोनों ने जेल में शादी कर ली है और जेल से छूटने के बाद विक्की और ममता केन्या शिफ्ट हो गए थे। ममता ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी। एक इंटरव्यू में ममता ने ये भी कहा था कि उन्हें फिल्मों में नहीं जाना था, बल्कि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए ही बनी है। ममता ने साफ कर दिया है कि उन्होंने विक्की से शादी ही नहीं रचाई है और दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। विक्की अच्छा इंसान है और अगर उन्हें आप ड्रग डीलर कहते हैं तो पूरी दुनिया ड्रग डीलर है। ममता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी खारिज किया। ब्यूरो रिपोर्ट।